नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी फांसी। रेवती शंकर तथा पंडित कामता प्रसाद में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक ही स्कूल तथा एक ही क्लास में वर्षों तक साथ साथ पढ़े थे। बाबू रेवती शंकर एक धन संपन्न व्यक्ति थे। उनके पिता रियासतदार और जमींदार आदमी थे। पंडित कामता प्रसाद मध्यम श्रेणी के व्यक्ति थे। उनके केवल 2 मकान थे। एक में वे स्वयं रहते थे, दूसरा 30 रुपये मासिक पर किराए पर उठा हुआ था। पंडित कामता प्रसाद के परिवार में केवल 4 प्राणी थे। एक तो वे स्वयं, उनकी पत्नी, माता तथा पिता। उनके पिता एक बैंक में हेड क्लर्क थे। पंडित कामता प्रसाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज से LMS की परीक्षा पास करके आए थे और उन्होंने डॉक्टरी करना शुरू ही किया था। पंडित कामता प्रसाद अपने छोटे से औषधालय में बैठे हुए थे। उनके सामने मेज पर सर्जरी के औजारों का एक बक्स खुला हुआ रखा था। कामता प्रसाद उसमें की एक एक वस्तु उठा उठाकर बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे थे। इसी समय उनके मित्र रेवती शंकर आ गए। रेवती शंकर ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, क्या हो रहा है भाई? कामता प्रसाद मुस्कुराकर बोले, कुछ नहीं, कुछ सर्जरी का सामान मंगवाया था, वह आज ही आया है, वही देख रहा था। रेवती शंकर भी उन वस्तुओं को देखने लगे। 3-4 बड़े बड़े चाकुओं को देखकर रेवती शंकर बोले, यह चाकू तो यार बड़े सुंदर हैं, जी चाहता है इसमें से एक मैं ले लूं। कामता प्रसाद हंसकर बोले, भाई तुम क्या करोगे? करूंगा क्या, रखे रहूंगा, यह तो चीर फाड़ के काम के हैं। हाँ, और नहीं तो क्या, इनसे साग भाजी थोड़े ही कतरी जाएगी। मैंने सोचा कदाचित तुम इसलिए चाहते हो। कामता प्रसाद ने हंसकर कहा, अरे नहीं, ऐसा बेवकूफ मत समझो, मुझे अच्छे मालूम हो रहे हैं, इसी से जी ललचा रहा है। अच्छा तो एक ले लो। तुम्हारा सेट तो खराब ना होगा? नहीं, सेट खराब नहीं होगा, मैंने एक चाकू अधिक मंगा लिया था। अच्छा तब ठीक है, कहकर रेवती शंकर ने एक चाकू ले लिया। बड़े तेज चाकू हैं। रेवती शंकर ने उक्त चाकू की धार पर उंगली फेर कर कहा, सर्जरी में तेज ही की आवश्यकता होती है, जितना तेज औजार होगा ऑपरेशन उतना ही शीघ्र तथा अच्छा होगा। रेवती शंकर चाकू को एक कागज में लपेटकर जेब में रखते हुए बोले, यदि मुड़ने वाला होता तो बड़ा ही सुंदर होता। सर्जरी वाले चाकू मुड़ने वाले बहुत कम होते हैं, इतना बड़ा चाकू तो कभी भी मुड़ने वाला नहीं होता। कुछ रोगी वोगी आने लगे कि नहीं? अभी बैठते हुए दिन ही कितने हुए हैं, 1 महीने से अधिक तो हो ही गया होगा। तो फिर क्या बहुत दिन हो गए? 6 महीने में कुछ प्रैक्टिस चमकेगी, अभी तो केवल हाजिरी है। कुछ हर्ज ना हो तो आओ चले घूम आए, मुझे काम ही कौन है। चलो चले। किधर चलोगे? चलो इधर बाजार की ओर चले। बाजार की तरफ चल के क्या लोगे? चलना है तो इधर बाहर की ओर चलो, संध्या समय है, खुली वायु का आनंद ले। बस तुम तो वही डॉक्टरी की बातें करने लगे। कौन हम रोगी या दुर्बल हैं? ये शिक्षा आप रोगियों के लिए सुरक्षित रखिए। खुली वायु तो सबके लिए लाभदायक है, इसमें रोगी निरोगी की कौन सी बात है। खैर इस समय तो बाजार की ओर चलो, फिर देखा जाएगा। अच्छा भाई, अच्छी बात है, जैसी तुम्हारी इच्छा। कामता प्रसाद ने औजारों को बक्स में बंद करके अलमारी में रख दिया और नौकर से बोले, रामधन हम घूमने जाते हैं, तुम 7:30 बजे बंद करके चाबी घर पहुंचा देना। यह कहकर कामता प्रसाद ने अपनी टोपी उठाई और रेवती शंकर से बोले, चलो। दोनों व्यक्ति चले और घूमते फिरते चौक पहुंचे। चौक में प्रविष्ट होते ही रेवती शंकर ने कहा, देखिए कितनी रौनक है, जंगल में यह आनंद कहाँ। कामता प्रसाद मुस्कुराकर बोले, निसंदेह जंगल में तो ये भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, आदमियों की ही तो रौनक होती है, जहां आदमी नहीं वहां क्या रौनक हो सकती है।
भाई अपने अपनी रुचि की बात है, किसी को यह पसंद है, किसी को वह। इसी प्रकार की बातें करते हुए दोनों व्यक्ति मंद गति से जा रहे थे। हठात रेवती शंकर ने कामता प्रसाद का हाथ दबाकर कहा, जरा ऊपर तो देखो। कामता प्रसाद ने ऊपर दृष्टि उठाई। एक छज्जे पर एक वेश्या बैठी हुई थी। वेश्या युवती अत्यंत सुंदर थी। कामता प्रसाद बोले, यह कौन है? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। जान पड़ता है कहीं बाहर से आई है। अच्छा सौंदर्य है। क्या बात है, हजारों में एक है एक। परंतु किस काम का? क्यों? वेश्या का सौंदर्य तो उस पुष्प के समान है जो देखने में तो बड़ा सुंदर है, परंतु नीरस तथा निर्गंध है। ओहो, अब लगे फिलॉसफी बघारने। इन्हीं बातों से मुझे नफरत है। अरे भाई, झूठ थोड़े ही कहता हूं, रहने दीजिए। बड़े तत्ववक्ता की दुम बने हैं। अच्छा, ना सही, बोलो चलते हो? 5 मिनट बैठकर चले आएंगे, परिचय हो जाएगा। अजीब, बस रहने भी दो। तुम्हें हमारी कसम, केवल 5 मिनट के लिए। इस समय जाने दो, फिर किसी दिन सही। रेवती शंकर समझ गई कि कामता प्रसाद की इच्छा तो है, पर ऊपर से साधुता दिखाने के लिए अस्वीकार कर रहे हैं। अतएव उन्होंने कहा, अब फिर का झगड़ा मैं नहीं पालता। तुम जानते हो, मेरे जी में जो आता है वह मैं तत्काल करता हूं। कामता प्रसाद ने कहा, तो यह कौन सी अच्छी बात है? ना सही, पर स्वभाव तो है। कहा मानो, इस समय टाल जाओ। भाई, टालने वाले पर लानत है। ओफो, इतने मुग्ध हो गए। अच्छा, लौटते वे सही, तब तक जरा और अंधेरा हो जाएगा। हाँ, यह मानी। दोनों व्यक्ति आगे बढ़ गए और आध घंटे तक इधर उधर फिरने के पश्चात लौटे। इस समय तक 7 बज चुके थे और यथेष्ट अंधेरा हो चुका था। जब ये दोनों उक्त मकान के नीचे आए तो ठिठक गए। रेवती शंकर ने एक बार इधर उधर देखा और खट से जीने पर चढ़ गए। कामता प्रसाद ने भी उनका अनुसरण किया। उपरोक्त घटना के पश्चात 1 मास व्यतीत हो गया। रेवती शंकर उक्त वैश्या के यहाँ स्वच्छंदता पूर्वक आने जाने लगे। उनके साथ कामता प्रसाद भी कभी कभी चले जाते थे। एक दिन संध्या समय रेवती शंकर वैश्या के यहाँ पहुंचे। वैश्या ने, जिसका नाम सुंदरबाई था, रेवती शंकर से पूछा, डॉक्टर साहब नहीं आए? हाँ, नहीं आए। वह बहुत कम आते हैं, इसका क्या कारण है? वह मेरे साथ के कारण चले आते हैं। वैसे वह वैश्याओं के यहाँ बहुत कम आते जाते हैं। सुंदरबाई मलान मुख होकर मौन हो गई। रेवती शंकर ने पूछा, क्यों, डॉक्टर साहब की याद क्यों आई? डॉक्टर साहब बड़े भले आदमी हैं, मुझे वे बड़े अच्छे लगते हैं। रेवती शंकर के हृदय में ईर्ष्या का बवंडर उठा। उन्होंने पूछा, उनके आने से तुम्हें कुछ प्रसन्नता होती है? हाँ, अवश्य होती है। और मेरे आने से? रेवती शंकर ने सुंदरबाई के मुख का भाव देखकर समझ लिया कि वे मिथ्या बोल रही है। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे आने से नहीं होती। क्यों, आप मेरा कुछ छीन लेते हैं क्या? सुंदरबाई ने किंचित मुस्कुराकर कहा। रेवती शंकर सुंदरबाई से एक प्रेमपूर्ण उत्तर सुनना चाहते थे, परंतु जब उसने केवल उपरोक्त बात कहकर मौन धारण कर लिया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। उनके मन में ये शंका उत्पन्न हुई कि कदाचित सुंदरबाई डॉक्टर साहब से प्रेम करती है। इस शंका के उत्पन्न होते ही कामता प्रसाद के प्रति उनके हृदय में द्वेष उत्पन्न हुआ। रेवती शंकर ने उसी समय निश्चय किया कि इस बात की जांच करनी चाहिए। उस दिन वे थोड़ी देर बैठकर चले आए। दूसरे दिन वे कामता प्रसाद के पास पहुंचे। उनसे उन्होंने कहा, कल सुंदरबाई तुम्हें याद कर रही थी। कामता प्रसाद ने नेत्र विस्फारित करके मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद कर रही थी? जी हाँ। भला मुझे वे क्यों याद करने लगी? तुम्हारे होते हुए उसका मुझे याद करना आश्चर्य की बात है। रेवती शंकर शुष्क हंसी के साथ बोले, क्यों, मुझ में कौन से लाल टके हैं? लाल क्यों नहीं टके हैं? तुमसे उसे 4 पैसे की आमदनी है, मेरे पास क्या धरा है? तुमने अभी तक उसे 100-200 दे ही दिए होंगे। मैंने क्या दिया? फिर भी वे तुम्हें याद करती है। इसलिए याद करती होगी कि उनसे कुछ नहीं मिला, कुछ वसूल करना चाहिए।
सो यहाँ वे गुड़ ही नहीं जिसे चींटियां खाएं। खैर जो कुछ हो, आज तुम मेरे साथ चलो। क्षमा करो भाई। नहीं नहीं, आज तो चलना पड़ेगा। भाई साहब, मेरी इतनी हैसियत नहीं जो वैश्याओं के यहाँ जाऊं। मैं गरीब आदमी हूं। यह काम तो हमारे जैसे धनी लोगों का है। तो वह कौन तुमसे रोकड़ मांगती है? मांगे कैसे? जब कुछ गुंजाइश पावे तब तो मांगे। आपकी तरह मैं भी रोज आने जाने लगूं तो मुझसे भी सवाल करे। अजी नहीं, यह बात नहीं। अच्छा खैर, आज तो चले चलो। माफ करो भाई। अरे तो कुछ आज जाने से वे तुम्हारी कुर्की ना करा लेगी? नहीं, यह बात नहीं। तो फिर? वैसे ही, जहां तक बचूं अच्छा ही है। आज तो चलना ही पड़ेगा। खैर तुम जिद करते हो तो चला चलूंगा। दोनों सुंदरबाई के मकान पर पहुंचे। डॉक्टर साहब को देखते ही सुंदरबाई का मुख खिल उठा। उसने बड़े प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। रेवती शंकर सुंदरबाई के व्यवहार को बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे थे। सुंदरबाई ने पूछा, डॉक्टर साहब, आप हमसे कुछ नाराज हैं क्या? डॉक्टर साहब ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, नाराज होने की कौन सी बात है। तो फिर आते क्यों नहीं? भाई, एक तो फुर्सत नहीं मिलती, दूसरे हम गरीबों की पूछ आपके यहाँ कहाँ। सुंदरबाई कुछ लज्जित होकर बोली, नहीं, यह आपका भ्रम है। हम भी आदमी पहचानते हैं। हर एक आदमी से रंडीपन का व्यवहार काम नहीं देता। आप में यह विशेषता हो तो मैं कह नहीं सकता, अन्यथा साधारणतया वेश्याओं की यही दशा है कि उनके यहाँ धनी आदमी ही पूछे जाते हैं। नहीं नहीं, मेरे संबंध में आप ऐसा कभी ना सोचिएगा। खैर, मुझे ये सुनकर प्रसन्नता हुई कि आप में यह दोष नहीं है। जब तक कामता प्रसाद बैठे रहे तब तक सुंदरबाई उन्हीं से बातें करती रही। रेवती शंकर को उसका यह व्यवहार बहुत ही बुरा लगा। 1 घंटे के पश्चात कामता प्रसाद बोले, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सुंदरबाई ने कहा, आया कीजिए। हाँ, आया करूँगा। यह कहकर रेवती शंकर से बोले, चलते हो? तुम जाओ, मैं तो जरा देर बैठूंगा। अच्छी बात है, कहकर कामता प्रसाद चल दिए। उनके जाने के पश्चात सुंदरबाई रेवती शंकर से बोली, बड़े शरीफ आदमी हैं। रेवती शंकर रुखाई से बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके पश्चात दोनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। तदुपरांत रेवती शंकर सुंदरबाई के कुछ निकट खिसक कर बोले, सुंदरबाई, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, यह शायद अभी तुम्हें मालूम नहीं हुआ। सुंदरबाई ने कहा, यह आपकी कृपा है। रेवती शंकर ने मुंह बनाकर कहा, केवल इसके कहने से मुझे संतोष नहीं हो सकता। प्रेम सदैव प्रतिदान चाहता है। चाहता होगा, मुझे तो अभी तक इसका अनुभव नहीं हुआ। अब होना चाहिए। अपने बस की बात थोड़ी ही है। मैं तुम्हारी प्रत्येक अभिलाषा, प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने को तत्पर रहता हूं। फिर भी तुम्हें मेरे प्रेम पर संदेह है? ना मुझे संदेह है और ना विश्वास है। आप मेरी खातिर करते हैं तो मैं भी आपकी खातिर करती हूं। केवल खातिर करने से मुझे संतोष नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूं वैसे ही तुम भी मुझसे प्रेम करो। यह तो मेरे बस की बात नहीं। होना चाहिए। चाहिए तो सब कुछ, पर जब हो तब ना। वैसे यदि हमारे पेशे की बात पूछिए तो हम हर आदमी से यही कहती हैं कि हम जितना तुमसे प्रेम करती हैं उतना किसी से नहीं। परंतु मेरा ये दस्तूर नहीं है। मैं तो साफ कहती हूँ, आप हमारे ऊपर पैसा खर्च करते हैं, हम उसका बदला दूसरे रूप में चुका देती हैं। झगड़ा तय है। रही प्रेम और मोहब्बत की बात, सो ये बात हृदय से संबंध रखती है। आपका जोर हमारे शरीर पर है, हृदय पर नहीं। रेवती शंकर चुप हो गए। उन्होंने मन में सोचा, ये निश्चय ही कामता प्रसाद से प्रेम करती है, तभी ऐसी स्पष्ट बातें करती है। यह विचार आते ही उनके हृदय में कामता प्रसाद के प्रति हिंसा का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने कुछ देर पश्चात कहा, शायद तुम्हें आज तक किसी से प्रेम नहीं हुआ। सुंदरी हंसकर बोली, यदि प्रेम हुआ होता तो हम इस तरह बाजार में बैठी होती।
आप बच्चों की सी बातें करते हैं। हमारे पेशे में प्रेम से पैर है। जो जिसे प्रेम करता है वह उसी का होकर रहता है। रेवती शंकर को सुंदरबाई के इस उत्तर पर यद्यपि विश्वास नहीं हुआ, परंतु कुछ सांत्वना अवश्य मिली। उन्होंने कहा, खैर, मुझसे तो तुम्हें प्रेम करना ही पड़ेगा। सुंदरबाई ने मुस्कुराकर कहा, यदि करना पड़ेगा तो करूंगी, पर जब करूंगी तो हृदय की प्रेरणा से। जबरदस्ती कोई किसी से प्रेम नहीं करा सकता। एक दिन सुंदरबाई की माता को हैजा हो गया। सुंदरबाई ने कामता प्रसाद को बुलवाया। कामता प्रसाद ने बड़े परिश्रम से उसे अच्छा किया। चलते समय सुंदरबाई ने उन्हें फीस देनी चाहिए। कामता प्रसाद ने फीस लेना अस्वीकार करते हुए कहा, मैं इतनी बार तुम्हारे यहाँ आया, पान इलायची खाता रहा, गाना सुनता रहा, मैंने तुम्हें क्या दिया? इसलिए मैं तुमसे फीस नहीं ले सकता। उस दिन से कामता प्रसाद का आदर और भी अधिक होने लगा। इधर जो जो कामता प्रसाद का आदर सम्मान बढ़ता जाता था, त्यों तो रेवती शंकर जल भुनकर राख होते जा रहे थे। वह सोचते थे, मैं इतना रुपया पैसा खर्च करता हूँ, पर मेरा इतना आदर नहीं होता जितना कामता प्रसाद का होता है। मेरे जाने पर भी यद्यपि वह मुस्कुराकर मेरा स्वागत करती है, पर वे बात नहीं रहती। मुझसे वे कुछ खिंची सी रहती है। यह बात वास्तव में सत्य थी। सुंदरबाई रेवती शंकर से खिंची रहती थी। इसके दो कारण थे। एक तो रेवती शंकर उसे पसंद नहीं था, इस कारण स्वाभाविक खिंचाव था। दूसरी व्यवसाय नीति के कारण भी कुछ खिंचाव था। सुंदरबाई को अपने रूप यौवन पर इतना गर्व तथा विश्वास था कि वे उन लोगों से जो उस पर मुग्ध होते थे कुछ खिंचे रहने में ही अधिक लाभ समझती थी। रेवती शंकर के संबंध में उसकी ये नीति सर्वथा लाभप्रद निकली। रेवती शंकर उसे प्रसन्न करने तथा उसको अपने ऊपर कृपालु बनाने के लिए, केवल कृपालु बनाने के लिए ही नहीं, वरन अपने प्रति उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए, उसकी प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य करने के लिए प्रस्तुत रहते थे। इसके परिणाम स्वरूप सुंदरबाई को उनसे यथेष्ट आय थी। कामता प्रसाद के प्रति सुंदरबाई का व्यवहार इसके सर्वथा प्रतिकूल था। सुंदरबाई तो पहले से ही कामता प्रसाद के सरल स्वभाव, भलमनसाहत, व्यवहार कुशलता, स्पष्टवादिता आदि गुणों पर मुग्ध थी। कामता प्रसाद सुंदर भी यथेष्ट थे। उनका पुरुष सौंदर्य रेवती शंकर से सैकड़ों गुना अच्छा था, परंतु सबसे अधिक जिस बात ने सुंदरबाई पर प्रभाव डाला वह उसके रूप यौवन के प्रति कामता प्रसाद की निस्पृहता थी। कामता प्रसाद के किसी हाव भाव से यह कभी प्रकट न हुआ कि वे सुंदरबाई पर मुग्ध हैं। सुंदरबाई के लिए यह एक नवीन और अद्भुत बात थी। आज तक जितने पुरुष उसके पास आए वे सब उसकी रूप ज्योति पर पतंगे की भांति गिरे। अन्य पुरुषों के समक्ष वे अपनी श्रेष्ठता अनुभव करती थी, परंतु कामता प्रसाद के समक्ष उसे अपनी श्रेष्ठता का अनुभव ना होकर उन्हीं की श्रेष्ठता का अनुभव होता था। श्रेष्ठता सदैव प्रशंसा तथा आदर प्राप्त करती है। यही कारण था कि सुंदरबाई का व्यवहार कामता प्रसाद के साथ निष्कपट तथा स्नेहपूर्ण था। इधर रेवती शंकर सुंदरबाई के प्रेम में प्रेमोन्मत्त से हो रहे थे। वे यह चाहते थे कि उनके होते हुए सुंदरबाई किसी भी पुरुष की ओर ना देखे। इधर सुंदरबाई की यह दशा थी कि जब कभी कामता प्रसाद कई दिनों तक उसके यहाँ ना पहुँचते तो वे अस्वस्थ होने का बहाना करके उन्हें बुलवाती थी। उस समय कामता प्रसाद को केवल अपने व्यवसाय की दृष्टि से उसके यहाँ जाना ही पड़ता था। एक दिन रेवती शंकर संध्या के पश्चात जब सुंदरबाई के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुंदरबाई कामता प्रसाद के घुटनों पर सिर रखे लेटी है और कामता प्रसाद उसके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। ये देखते ही रेवती शंकर की आंखों के नीचे कुछ क्षणों के लिए अंधेरा छा गया। उधर उन्हें देखते ही कामता प्रसाद ने शीघ्रतापूर्वक उसका सिर अपने घुटने पर से हटा दिया और रेवती शंकर की ओर देखकर कुछ झेपते हुए बोले, इनके सिर में बड़े जोर का दर्द था, अतएव इन्होंने मुझे बुलवाया। मैंने दवा लगाई है, अब कुछ कम है। रेवती शंकर कामता प्रसाद को सिटपिटाते देख ही चुके थे, अतएव उन्होंने समझा कि कामता प्रसाद केवल बात बना रहे हैं। उन्होंने एक शुष्क मुस्कान के साथ कहा, आपके हाथ लगे और दर्द कम ना हो, यह तो अनहोनी बात है।
यह कहकर रेवती शंकर ने सुंदरबाई पर एक तीव्र दृष्टि डाली। सुंदरबाई उस दृष्टि को सहन ना कर सकी। उसने अपनी आंखें नीची कर ली। कामता प्रसाद खड़े होकर सुंदरबाई से बोले, तो अब मैं जाता हूं, तुम थोड़ी देर बाद दवा एक बार और लगा लेना। बैठिए बैठिए, आपकी उपस्थिति दर्द को दूर करने में बहुत बड़ी सहायता देगी। रेवती शंकर ने स्पष्ट व्यंग्य के साथ यह बात कही। कामता प्रसाद रेवती शंकर के इस व्यंग्य से कुछ व्यथित होकर बोले, निसंदेह डॉक्टर से लोग ऐसी ही आशा रखते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इतना कहकर कामता प्रसाद चल दिए। उनके चले जाने के बाद रेवती शंकर ने सुंदरबाई से कहा, अब तो साधारण सी बातों में भी डॉक्टर बुलाए जाने लगे। सुंदरबाई ने कहा, तो फिर आप क्या चाहते हैं? जब कोई मृत्युशैया पर पड़ा हो तभी डॉक्टर बुलाया जाए? नहीं नहीं, आप जब चाहें बुलाइए, मना कौन करता है? मना कर ही कौन सकता है? मेरा जो जी चाहेगा करूंगी। मैं किसी की लौंडी बांधी तो हूं नहीं। रेवती शंकर होठ चबाते हुए बोले, ठीक है, कौन मना कर सकता है? इस वाक्य को रेवती शंकर ने 2-3 बार कहा। सहसा रेवती शंकर का मुख रक्तावर्ण हो गया, आंखें उबल आई। उन्होंने हाथ बढ़ाकर सुंदरबाई की कलाई पकड़ ली और दांत पीसते हुए बोले, कौन मना कर सकता है? मैं मना कर सकता हूं, जिसने अपना तन मन धन तुम्हारे चरणों पर डाल दिया है। सुंदरबाई अपनी कलाई छुड़ाने की चेष्टा करती हुई बोली, अजीब बस चाहिए, ऐसे यहां दिन भर में ना जाने कितने आते हैं। आते होंगे, परंतु मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं उन लोगों में नहीं हूं। सुंदरबाई ने एक झटका देकर अपनी कलाई छुड़ा ली और कर्कश स्वर में बोली, तुम बेचारे क्या दिखा दोगे? ऐसी धमकी में मैं नहीं आ सकती। चले जाओ यहां से, बड़े वारिस खान बनकर। तुम होते कौन हो? वही कहावत है, मुंह लगाई डोमनी, गावे ताल बेताल। रेवती शंकर ने कुछ नम्र होकर कहा, देखो सुंदरबाई, यह बातें छोड़ दो, इसका परिणाम बुरा होगा। क्या बुरा होगा? तुम कर क्या लोगे? खैरियत इसी में है कि चुपचाप यहां से चले जाइए और आज से यहां पैर न धरिएगा, नहीं तो पछताइएगा। रेवती शंकर अप्रतिभ होकर बोले, अच्छा यह बात है? जी हाँ, यही बात है। मैं आपकी विवाहिता नहीं हूं। ये बातें वही सहेगी, मैं नहीं सह सकती। अच्छे आए, हम लोग ऐसे किसी एक की होकर रहें तो बस हो चुका। रेवती शंकर कुछ क्षणों तक चुपचाप बैठे होठ चबाते रहे। तत्पश्चात एकदम से उठकर खड़े हो गए और बोले, अच्छी बात है, देखा जाएगा। इतना कहकर रेवती शंकर चल दिए। उपरोक्त घटना के 1 सप्ताह बाद एक दिन प्रातः शौचादि से निवृत्त होकर कामता प्रसाद चाय पी रहे थे। उसी समय सहसा पुलिस ने उनका घर घेर लिया। एक सब इंस्पेक्टर उनके घर में घुस आया। उसने आते ही कामता प्रसाद से पूछा, डॉक्टर कामता प्रसाद आप ही हैं? कामता प्रसाद ने विस्मित होकर कहा, हाँ हाँ, मैं ही हूं, कहिए। सब इंस्पेक्टर ने कहा, मैं आपको सुंदरबाई का खून करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। कामता प्रसाद हतबुद्धि होकर बोले, सुंदरबाई का खून? कामता प्रसाद केवल इतना ही कह पाए, आगे उनके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सब इंस्पेक्टर ने एक कांस्टेबल से कहा, लगाओ हथकड़ी। इसके पश्चात इंस्पेक्टर ने उस कमरे की तलाशी ली और एक कोट तथा कमीज बरामद की। कमीज के दाहिने कफ में खून का दाग लगा हुआ था। इंस्पेक्टर ने उसे देखकर सिर हिलाया। इसके पश्चात उसने कोट को देखा। कोट के 2 बटन गायब थे। इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से एक डिबिया निकाली। डिबिया खोलकर 2 बटन निकाले। उन बटनों को कोट के अन्य बटनों से मिलाकर देखा। दोनों अन्य बटनों से आकार प्रकार में पूर्णतया मिल गए। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है। उसने कमीज तथा बटन अपने अधिकार में किया। इसी समय कामता प्रसाद के पिता भी आ गए। उन्होंने जो पुत्र के हाथ में हथकड़ी लगी देखी तो घबराकर पूछा, क्यों, क्या बात है? इंस्पेक्टर ने कहा, कल रात में सुंदरबाई नामी तवायफ का कत्ल हो गया है।
यहाँ कुछ ऐसी चीजें पाई गई हैं जिनसे ये साबित होता है कि सुंदरबाई का खून कामता प्रसाद ने किया है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है। कामता प्रसाद के पिता कंपित स्वर से बोले, नहीं नहीं, यह असंभव है। सब इंस्पेक्टर, हमारी गलती साबित करने के लिए आपको काफी मौका मिलेगा, घबराइए नहीं। कामता प्रसाद बोले, निसंदेह पिताजी, आप घबराइए नहीं, इसमें कोई विकट रहस्य है, हमें अदालत के सामने काफी मौका मिलेगा। सब इंस्पेक्टर ने अधिक बात करने का अवसर न दिया। कामता प्रसाद को साथ लेकर सीधा उनके दवाखाने पहुंचा। कामता प्रसाद ने देखा कि उनके दवाखाने पर भी पुलिस का पहरा है। दवाखाने की चाबी सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद के घर से ले आया था, अतएव दरवाजा खोला गया। उसकी तलाशी लेकर वह बक्स निकाला गया जिसमें सर्जरी के औजार थे। वह बक्स भी इंस्पेक्टर ने अपने अधिकार में कर लिया। नियत समय पर कामता प्रसाद का मुकदमा आरंभ हुआ। पुलिस की ओर से 4 वस्तुएं पेश की गई। एक तो वह चाकू जिससे खून किया गया था, कामता प्रसाद का कोट, कमीज और एक रुमाल खून से रंगा हुआ था। सरकारी वकील ने अदालत को वे दोनों बटन दिखाए। ये बटन जिस कमरे में खून हुआ था उसमें पाए गए थे और दोनों कामता प्रसाद के कोट के बटनों से मिलते जुलते थे। रुमाल पर उनका नाम ही कड़ा हुआ था। कमीज के कफ पर खून का दाग था। वह चाकू जिससे हत्या की गई थी कामता प्रसाद के सर्जरी के औजारों में के अन्य 2 चाकुओं से पूर्णतः मेल खाता था। इसके अतिरिक्त पुलिस की ओर से 4 गवाह पेश हुए थे। 2 मुसलमान दुकानदार जिनकी दुकानें सुंदरबाई के मकान के नीचे ही थी, सुंदरबाई की माता, उनकी एक दासी। नौकरानी ने बयान दिया, जिस दिन ये वारदात हुई उस दिन शाम को 6:30 बजे के लगभग सुंदरबाई की मां नौकर के साथ कहीं गई थी। मकान पर केवल सुंदरबाई और मैं रह गई थी। 8:30 बजे के लगभग डॉक्टर साहब आए। सुंदरबाई और वे दोनों भीतरी कमरे में बैठे। मैं उस समय भोजन बना रही थी। आध घंटे बाद मैंने ऐसा शब्द सुना जैसे 2 आदमी आपस में लपटा झपटी कर रहे हों। बीच में एक आध दफे मैंने डॉक्टर साहब की आवाज सुनी। ऐसा जान पड़ता था कि डॉक्टर साहब सुंदरबाई को डांट रहे हैं। इसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब बड़ी तेजी के साथ कमरे से निकले और जीने से नीचे उतरकर चले गए। मैं खाना बनाती रही। इसके 1 घंटे बाद सुंदरबाई की माता लौटी। वे पहले तो अंदर आईं और मुझसे पूछा, खाना तैयार है? मेरे हाँ कहने पर वे सुंदरबाई के कमरे की ओर चली गई। तब मैं दौड़ कर गई। नौकर भी दौड़ा। वहां जाकर देखा कि सुंदरबाई का कोई खून कर गया है। मैंने उसी समय सुंदरबाई की मां से वे सब कहा जो देखा सुना था। कामता प्रसाद के वकील के जिरह करने पर उसने कहा, मैं जहां खाना बना रही थी वह जगह सुंदरबाई के कमरे से थोड़ी दूर है। मैं जहां बैठी थी वहां से जीने से कमरे में जाता हुआ आदमी दिखाई नहीं पड़ता था। मैंने केवल आवाज से समझा था कि डॉक्टर साहब जा रहे हैं। उनकी तेजी का अनुमान भी मैंने उनके पैरों के शब्द से या जीने में उतरने के शब्द से किया था। जिस समय डॉक्टर साहब आए थे उस समय मैंने उन्हें देखा था। मैं उस समय उधर गई थी। सुंदरबाई ने 1 गिलास पानी मांगा था, वही देने गई थी। डॉक्टर साहब से झगड़ा होने का शब्द सुनकर मैं उधर नहीं गई। हम लोगों को बिना बुलाए जाने की इजाजत नहीं है। डॉक्टर से लपटा झपटी और झगड़ा होने का शब्द कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे मैं ये आवश्यक समझती कि मैं जाकर देखूं कि क्या हो रहा है। वैश्याओं के यहाँ ऐसी बातें बहुधा हुआ करती हैं। मेरे लिए वह एक साधारण बात थी। डॉक्टर साहब के जाने के पश्चात सुंदरबाई की मां के आने के समय तक मैं खाना बनाने में इतनी मग्न रही कि मुझे और किसी बात का ध्यान न रहा। दोनों मुसलमान दुकानदारों ने अपने बयान में कहा, हम लोग दुकान बंद कर रहे थे, उसी वक्त जीने में ऐसी आवाज आई जैसे कोई बड़ी तेज से उतरता चला आ रहा हो। इसके बाद हमने डॉक्टर को निकलते देखा। ये बड़ी तेजी से एक तरफ चले गए। इनके कपड़े भी तितर बितर थे। इसके बाद हम लोग दुकान बंद करके अपने अपने घर चले गए। चिरे में दोनों दुकानदारों ने कहा, हम डॉक्टर को अच्छी तरह पहचानते हैं। ये अक्सर सुंदरबाई के घर आया जाया करते थे। बाजार की रोशनी इनके ऊपर काफी पड़ रही थी। उसमें हमने इन्हें अच्छी तरह देखा था।
इसमें किसी शक व सुबह की गुंजाइश नहीं है। सुंदरबाई की माता ने अपने बयान में कहा, मैं जिस समय लौटकर आई उस समय 10 बज चुके थे। मैं एक दूसरी वेश्या को, जिससे मेरी मित्रता है, देखने गई थी। वह कई दिन से बीमार थी। मैंने कमरे में जाकर देखा कि सुंदर चित पड़ी है और उसकी छाती में चाकू घुसा हुआ है। इतना ही देखकर मैं एकदम चिल्ला उठी। घर के नौकर तथा नौकरानी दौड़कर आए। उन्होंने भी देखकर हल्ला मचाया। बाजार में सन्नाटा हो गया था। 2-4 दुकानें खुली थी, वह भी उस समय बंद हो रही। हल्ला मचाने के आध घंटे बाद एक कांस्टेबल आया। वह सब देखकर चला गया। उसके 1 घंटे बाद कोई 12 बजे दरोगा साहब आए थे। चिरे में उसने कहा, डॉक्टर साहब पहले पहल हमारे यहाँ अपने एक दोस्त के साथ आए थे। उनका नाम रेवती शंकर है। वह बड़े आदमी है। वे बहुत दिनों हमारे यहाँ आते जाते रहे। इसके बाद उन्होंने आना जाना बंद कर दिया। उन्होंने आना जाना डॉक्टर के कारण बंद किया था। हमारे यहाँ उनमें और डॉक्टर में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। सुंदरबाई ने एक दिन उनसे गुस्से में कह दिया था कि हमारे घर मत आया करो। इसका कारण यह था कि सुंदरबाई डॉक्टर को कुछ चाहती थी। मेरा विचार है कि डॉक्टर ने ही उससे कहा होगा कि रेवती शंकर को मत आने दो। एक दफे डॉक्टर साहब ने मुझे हैजे से बचाया था। तब से हम लोग उन्हीं को बुलाया करते थे। एक बार सुंदरबाई ने मुझसे कहा था कि डॉक्टर साहब का हृदय बड़ा कठोर है, इनके जी में जरा भी रहम नहीं है। मैंने उससे पूछा कि तुझे कैसे मालूम हुआ, तो इसका उत्तर उसने कुछ नहीं दिया था। कामता प्रसाद ने अपने बयान में कहा, मैं बहुधा सुंदरबाई के यहाँ जाया करता था, परंतु बाद में सुंदरबाई की माँ को हैजे से आराम मिलने पर मैं उनका फैमिली डॉक्टर बन गया। तब से मैं बहुधा जाता था। कुछ दिनों बाद मुझे सुंदरबाई के व्यवहार से ये संदेह उत्पन्न हुआ कि वे मुझसे प्रेम करती है। तब मैंने आना जाना कुछ कम कर दिया था। जब मैं उनका फैमिली डॉक्टर था तब बहुधा बुलाया जाता था। उस दशा में मैं जाने के लिए विवश था। बहुधा सुंदरबाई झूठ मूठ अस्वस्थ बन जाती थी और मुझे बुला भेजती थी। इससे मेरा संदेह पक्का हो गया कि सुंदरबाई मुझसे प्रेम करती है। जिस दिन की ये घटना है उस दिन मैं 8 बजे के बाद दवाखाने बंद करके घर जाने लगा तो मेरी इच्छा हुई कि सुंदरबाई के यहाँ होता चलूं। मैं उसके यहाँ गया। हम दोनों भीतरी कमरे में बैठे। पहले तो इधर उधर की बातें होती रही। इसके पश्चात सुंदरबाई ने मुझसे प्रेम की बातें करनी आरंभ की। मैंने उससे कहा कि मुझसे ऐसी बातें मत करो, परंतु वह ना मानी। मैंने उसे फिर समझाया। मैंने उससे कहा, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ, इसके अतिरिक्त मैं किसी और स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता। ये कहकर मैं उठकर चलने लगा। सुंदरबाई मुझसे लिपट गई। मैंने उसे डांट कर छोड़ देने के लिए कहा, पर वे ना मानी। उसने उसी समय मेरी पत्नी के संबंध में कुछ अपशब्द कहे। उन्हें सुनकर मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे अपने से अलग करके जोर से ढकेल दिया। वे पलंग पर गिरी। उसका सिर पलंग के काट के तकिए से टकरा गया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। ये देखकर मेरा डॉक्टरी स्वभाव जागृत हो उठा। मैंने झट जेब से रुमाल निकालकर खून पोंछा और घाव को देखा। देखने पर मालूम हुआ कि वह बहुत ही साधारण था, केवल चमड़ा फट गया था। जिस समय मैं घाव पोंछ रहा था उसी समय सुंदरबाई पुनः मुझसे लिपट गई। तब मैंने वहां ठहरना उचित न समझा और अपने को उससे छुड़ाकर तेजी के साथ नीचे सड़क पर आ गया और अपने घर की ओर चला गया। चाकू की बाबत प्रश्न किए जाने पर कामता प्रसाद ने कहा, चाकू मेरे चाकुओं जैसा अवश्य है, परंतु मेरा नहीं। मैं उसकी बाबत कुछ नहीं जानता। जितने चाकू मेरे बक्स में इस समय मौजूद हैं उतने ही मेरे पास थे, उससे एक भी अधिक नहीं था। कामता प्रसाद के इतना कहने पर सरकारी वकील ने अदालत के सामने एक कागज पेश करते हुए कहा, यह उस कंपनी का इनवॉइस यानी बीजक है जहां से अभियुक्त ने सर्जरी का बक्स मंगवाया था। इनवॉइस में 3 चाकू लिखे हुए हैं। अभियुक्त केवल 2 का होना स्वीकार करता है। ये तीसरा चाकू कहाँ गया? बक्स में इस समय 2 ही चाकू मौजूद हैं। अदालत ने इनवॉइस, बक्स तथा जिस चाकू से हत्या की गई थी
उसे देखकर कामता प्रसाद से पूछा, इनवॉइस में लिखा हुआ तीसरा चाकू कहाँ है? कामता प्रसाद का मुंह बंद हो गया। उसने सपने में भी यह ध्यान नहीं किया था कि पुलिस ने दुकान की तलाशी लेते समय इनवॉइस भी हथिया लिया होगा। कामता प्रसाद के मुंह से केवल इतना निकला, मैं निर्दोष हूं, मैंने हत्या नहीं की। कामता प्रसाद सेशन सुपुर्द कर दिए गए। कामता प्रसाद के पिता ने उन्हें छुड़ाने की बहुत कुछ चेष्टा की। एकलौता बेटा फांसी चढ़ा जाता है, यह विचार उन्हें अपना सर्वस्व तक दे देने के लिए बाध्य किए हुए था। अच्छे से अच्छे वकील जुटाए, परंतु कोई फल ना हुआ। कामता प्रसाद के विरुद्ध ऐसे दृढ़ प्रमाण थे कि वकीलों की बहस और खींचातानी ने कोई लाभ नहीं पहुंचाया। सेशन से कामता प्रसाद को फांसी का हुक्म हो गया। हाई कोर्ट में अपील की गई, परंतु वहां से भी फांसी का हुक्म बहाल रहा। इस समय कामता प्रसाद के माता पिता की दशा का क्या वर्णन किया जाए, जिसके ऊपर असंख्य आशाएं निर्भर थी, जो उनके बुढ़ापे का स्तंभ था। वे आज उनसे छीना जा रहा है और सदैव के लिए। उनका घर इस समय शमशान तुल्य हो रहा था। कामता प्रसाद की युवती पत्नी, जिसने यौवन में पदार्पण ही किया था, रोते रोते विक्षिप्त हो गई थी। और क्यों ना होती, ऐसे योग्य, सुंदर, कमाऊ और प्राणों से अधिक प्यारे पति को आंखों के सामने असमय और जबरदस्ती मौत के मुंह में ढकेला जाता हुआ देखकर कौन पत्नी अपने हृदय को वश में रख सकती है। फांसी होने के 2 दिवस पहले कामता प्रसाद के माता पिता तथा उनकी पत्नी उनसे मिलने गई थी। उस समय का वर्णन करना असंभव है। चारों में से प्रत्येक यह चाहता था कि एक दूसरे की मूर्ति सदैव के लिए हृदय में धारण कर ले, परंतु आंसुओं की झड़ी ने आंखों पर ऐसा निष्ठुर पर्दा डाल रखा था कि परस्पर एक दूसरे को भली भांति देख भी ना सके। हृदय की प्यास हृदय में हिमशला की भांति जमकर रह गई। माता पुत्र को छाती से लगाकर इतना रोई कि बेहोश सी हो गई। उसके बैन सुनकर पाषाण की छाती भी फटती थी। हाय मेरा लाल, मैंने कैसे कैसे दुख उठाकर तुझे पाला था। हाय, क्या इसी दिन के लिए पाला था। अरे चाहे मुझे फांसी दे दो, पर मेरे लाल को छोड़ दो। हाय मेरा इकलौता बच्चा है, यह मेरी आंखों का तारा, बुढ़ापे का सहारा है। क्या सरकार के घर में दया नहीं है? क्या लाट साहब के कोई बाल बच्चा नहीं है? अरे कोई मुझे उनके सामने पहुंचा दो, मैं अपने आंसुओं से उनका कलेजा पसीज डालूंगी। अरे मेरा हाथी सा बच्चा कसाई लिए जाते हैं। अरे कोई ईश्वर के लिए इसे छुड़ाओ। हाय, मेरा बच्चा जवानी का कोई सुख ना देख पाया। हाय, जैसा आया था वैसा ही जाता है। इस अभागी बच्ची की उम्र कैसे टेर होगी। अरे राम, तुम इतने क्यों रूठ गए? मैंने पाप किए थे तो मुझे नरक में भेज देते। मेरा बच्चा क्यों छीन लिए जाते हो? अरे कलेजे में आग लगी है, इसे कोई बुझाओ। कहाँ तक लिखा जाए, वे इसी प्रकार की बातों से सुनने वालों का हृदय विदीर्ण कर रही थी। चेलर भी रुमाल से आंखें पोंछ रहा था। पिता सिर झुकाए हुए चुपचाप खड़े थे, परंतु जिस स्थान पर खड़े थे वह स्थान आंसुओं से तर हो गया था। और कामता प्रसाद की पत्नी, वह बेचारी लज्जा के मारे कुछ बोल नहीं सकती थी। उसके हृदय की आग ऊपर फूट निकलने का मार्ग ना पाकर भीतर ही भीतर कलेजे में फैलकर तन मन भस्म किए डाल रही थी। अंत में जब ना रहा गया, जब भीतरी आग की गर्मी सहन शक्ति की सीमा पार कर गई, तो लज्जा को तिलांजलि देकर वह एकदम दौड़ पड़ी और पति की छाती से चिपक गई। हाय मेरे प्राण, मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? केवल ये वाक्य उसके मुख से निकला। उसके पश्चात वे बेहोश हो गई। उसी बेहोशी की दशा में उसे वहां से हटा दिया गया। कामता प्रसाद की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह रही थी, परंतु मुंह बंद था। मुंह से कोई शब्द ना निकले। इसके लिए उन्होंने अपने नीचे के होठ
इतने जोर से दाबे कि खून बहने लगा। समय अधिक हो जाने के कारण जेलर ने भेंट की समाप्ति चाही, परंतु कामता प्रसाद के पिता ने कहा, कृपा कर 5 मिनट तो और दीजिए, अब तो सदैव के लिए अलग होते हैं। जेलर ने कहा, मेरा वश चले तो मैं आप लोगों को कभी भी अलग ना करूं, नियम से विवश हूं। खैर 5 मिनट और सही। कामता प्रसाद की माता और पत्नी दोनों बेहोश हो जाने के कारण हटा दी गई थी। केवल उनके पिता रह गए थे। कामता प्रसाद ने कहा, पिताजी, यह तो आपको विश्वास ही है कि मैं निर्दोष हूं। पिता ने कहा, क्या कहूं बेटा, मेरे लिए तो तू सदैव निर्दोष था। कामता प्रसाद, मैं केवल कुसंगत का शिकार हो गया। कुसंगत में पड़कर ना मैं वेश्या के घर जाता, ना यह नौबत पहुंचती। खैर भाग्य में यही बदा था, परंतु इतना मुझे विश्वास हो गया कि समाज न्याय की ओट में अन्याय भी करता रहता है। न्याय के नियमों को इतना अधिक महत्व दिया जाता है कि वे अन्याय की सीमा तक पहुंच जाता है। उन नियमों के लिए मनुष्य की सज्जनता, चरित्रता, उसकी नेक नियति का कोई मूल्य नहीं। बड़े से बड़े आदमी अच्छे मनुष्य के साथ उसकी क्षणिक कमजोरी के लिए भी वैसा व्यवहार करते हैं जैसा कि एक अभ्यस्त अपराधी के साथ। यह न्याय है। यह वह न्याय है जिसकी आंखें और कान हैं, परंतु मस्तिष्क नहीं है। केवल 2-4 व्यक्तियों के कह देने से और मेरी कुछ वस्तुओं को हत्या स्थल पर देखकर ही न्याय के ठेकेदार मुझे फांसी पर लटकाए दे रहे हैं। ईश्वर ऐसे न्याय से समाज की रक्षा करे। खैर, अब एक प्रार्थना यह है कि जरा रेवती शंकर को मेरे पास भेज देना, उससे भी मिल लूं। यदि उससे भेंट ना होगी तो मेरी आत्मा को शांति न मिलेगी। दूसरे दिन रेवती शंकर भी पहुंचा। रेवती शंकर से बात करते समय कामता प्रसाद ने सबको हटा दिया। जब एकांत हुआ तो कामता प्रसाद ने रेवती शंकर की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, रेवती शंकर, जानते हो मैं किस लिए फांसी पर चढ़ रहा हूं? इतना सुनते ही रेवती शंकर का शरीर कांपने लगा। वह आंखें नीची करके बोला ही नहीं। कामता प्रसाद ने उसका मुंह ऊपर करके कहा, मेरी ओर देखो, घबराओ नहीं। मैं केवल इसलिए फांसी पर चढ़ रहा हूं कि मैंने तुम्हें बचाने की चेष्टा की थी। मैंने अदालत से यह नहीं कहा कि वह तीसरा चाकू कहाँ गया। यद्यपि मुझे याद था कि वह चाकू तुम ले गए थे। मैंने यह भी नहीं कहा कि सुंदरबाई से मेरे कारण तुम्हारा कई बार झगड़ा हुआ। तुमने उसे धमकी भी दी। रेवती शंकर, मैंने तुम्हें फंसाकर या तुम्हारे ऊपर संदेह उत्पन्न करा के अपने प्राण बचाना कायरता और मित्रता के प्रति विश्वासघात समझा। यदि मैं पहले ही कह देता कि तीसरा चाकू तुम ले गए थे, तो वह इनवॉइस की शहादत, जो मेरे लिए मौत का फंदा हो गई, कभी उत्पन्न न होती। यह मैं मानता हूं कि मेरे केवल इतना कह देने से ही कि चाकू तुम ले गए थे, मैं मुक्त न हो जाता। मेरे विरुद्ध अन्य बातें भी थी, परंतु फिर भी मैं ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता था जिससे कि यह संभव था कि मैं छूट जाता। परंतु मेरे छूटने का अर्थ था तुम्हारा फंसना। न्याय तो एक बलिदान लेता ही, मेरा ना लेता तुम्हारा लेता। हम दो के अतिरिक्त तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारे संबंध में मौन ही रहा। खैर, जो हुआ सो हुआ, पर अब इतना तो बता दो कि मेरा विचार ठीक है या नहीं। रेवती शंकर कुछ क्षणों तक कामता प्रसाद की ओर देखता रहा। तत्पश्चात उसने आंखें नीची कर ली और गर्दन झुकाए हुए, कांपते हुए पैरों से पिटे हुए कुत्ते की भांति कामता प्रसाद के सामने से हटाया। कामता प्रसाद ने किंचित मुस्कुराते हुए उस पर जो दृष्टि डाली, वह दृष्टि थी जो एक महात्मा दया के योग्य एक पापी पर डालता है। कामता प्रसाद को फांसी दे दी गई। फांसी के 1 सप्ताह पश्चात रेवती शंकर ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। उसके कमरे में एक बंद लिफाफा पाया गया। उस लिफाफे में से एक पत्र निकला। वह पत्र किसी के नाम नहीं था, केवल साधारण रूप में लिखा गया था।
उसमें लिखा था, सुंदरबाई की हत्या कामता प्रसाद ने नहीं की, मैंने की थी। सुंदरबाई ने मेरे प्रेम को ठुकराया था, मेरा हृदय छीनकर दुत्कारा था। इसके लिए मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता था। मैं उसके प्रेम में पागल था। उसके बिना संसार मेरे लिए शून्य था। जिस दिन उसने मुझे अपने घर आने से रोक दिया, उस दिन से मैं विक्षिप्त सा हो गया। मैं इस चिंता में रहने लगा कि या तो उसे अपना बनाकर छोड़ूं या फिर उसे दूसरों के लिए इस संसार में ना रहने दूं। मैं उसके मकान का चक्कर काटता रहता था, पर उस दशा में भी मुझ में इतना आत्मगौरव था कि मैं उसके मकान पर नहीं गया। जिस दिन मैंने उसकी हत्या की, उस दिन रात को 9 बजे के लगभग में टहलता हुआ उसके मकान के नीचे से निकला, इस अभिप्राय से कि कदाचित उसकी एक झलक देखने को मिल जाए। मैं उसके मकान के सामने जरा हटके खड़ा हो गया। मुझे खड़े हुए कुछ क्षण हुए थे कि कामता प्रसाद उसके मकान से उतरे। उनका वेश देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। उनके अस्त व्यस्त कपड़ों से मैंने कुछ और ही समझा। उस विचार के आते ही मेरे शरीर में आग लग गई। मुझे कामता प्रसाद पर जरा भी क्रोध नहीं आया, क्योंकि मैं जानता था कि उन्हें सुंदरबाई की जरा भी परवाह नहीं। मुझे क्रोध सुंदरबाई पर आया। वही उनसे प्रेम करती थी। मैं अपने को संभाल न सका और बिना परिणाम सोचे मैं चुपचाप चोर की तरह सुंदरबाई के कोठे पर चढ़ गया। ऊपर जाकर मैं बहुत ही दबे पांव सुंदरबाई के कमरे में पहुंचा। सुंदरबाई उस समय पलंग पर लेटी हुई थी। उसके शरीर के कपड़े अस्त व्यस्त थे। यह देखकर मैं क्रोधोन्मत्त हो गया। मैंने जाते ही एकदम से उसका मुंह दाब लिया, जिससे वे हल्ला ना मचा सके। मेरे पास एक चाकू था। यह मैंने कामता प्रसाद से उस समय मांग लिया था जबकि उसका सर्जरी का सेट आया था। उस सेट का एक चाकू मुझे बहुत पसंद आया था। वह मैंने उनसे मांग लिया। यह चाकू मुझे इतना पसंद था कि मैं उसे हर समय अपने पास रखता था। वह चाकू निकाल कर मैंने उसकी छाती में घुसेड़ दिया। मैं उसका मुंह दाबे था, इससे वह चिल्ला न सकी। जब वह ठंडी हो गई तो मैं उसी प्रकार चुपचाप उतरकर अपने घर चला आया। मुझे किसी ने नहीं देखा। बाजार की अधिकांश दुकानें उस समय बंद हो चुकी थी। मैंने घर आकर अपने खून से भरे कपड़े तुरंत जला दिए और निश्चिंत हो गया। जब मुझे यह पता चला कि कामता प्रसाद फंस गए तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उस समय यह नहीं सोचा था कि हत्या का संदेह किस पर पड़ेगा। मित्र के फंसने पर मुझे कितना पश्चाताप और कितना दुख हुआ उसे मैं ही जानता हूँ, परंतु मृत्यु का भय, फांसी पर लटकने के भयानक विचार ने मुझे इतना कायर बना दिया कि मैं अपना अपराध स्वीकार करके कामता प्रसाद को ना बचा सका। मैंने कई बार चेष्टा की कि अदालत में जाकर सब बातें कह दूं, पर फांसी के अतिरिक्त आजन्म कारावास तथा काले पानी की सजा भोगने के लिए मैं साहर्ष प्रस्तुत था। परंतु मृत्यु, उसके लिए उस समय प्रस्तुत नहीं था। कामता प्रसाद को फांसी हो गई। मैंने एक नहीं 2 हत्याएं की। कामता प्रसाद को यह रहस्य मालूम था। जेल में अंतिम भेंट होने पर मुझे यह बात मालूम हुई। उस समय भी मैं इसी फांसी के भय से अपने मित्र से अपने इस गुरुतर पाप के लिए क्षमा न मांग सका। भय ने उस समय भी मेरा मुंह बंद कर दिया था। अब मेरे लिए संसार शून्य है। मेरी सबसे प्यारी चीज सुंदरबाई भी नहीं रही। 2 हत्याओं का मेरे सिर पर भार है। पश्चाताप की ज्वाला से तन मन भस्म हुआ जा रहा है। इस घोर यंत्रणापूर्ण जीवन से अब मुझे मृत्यु ही भली प्रतीत हो रही है। इसलिए मैं आत्महत्या करता हूँ। ईश्वर मेरे अपराधों को क्षमा करके मेरी आत्मा को शांति देगा या नहीं, इसमें मुझे संदेह है, परंतु फिर भी जीवन से मृत्यु अधिक प्रिय मालूम होती है। जिस समय कामता प्रसाद के पिता को ये बात मालूम हुई, कामता प्रसाद निर्दोष फांसी पर चढ़ा, उस समय उन्होंने कहा, उसके भाग्य में यही लिखा था। परंतु इसके साथ ही ये बात भी है कि न्याय का ये दंड विधान हत्या विधान है।
यदि मेरे लड़के को फांसी ना देकर आजन्म जेल हुई होती तो वे आज छूट आता। न्याय को ऐसा कार्य करने का क्या अधिकार है जिसमें यदि भूल हो तो उसका सुधार भी उसके वश में ना रहे। अब यदि न्याय उसे जिला नहीं सकता तो उसे फांसी देने का क्या अधिकार था। यह न्याय नहीं बर्बरता है, चंगलीपन है, हत्याकांड है। ऐसे न्याय का जितना शीघ्र नाश हो जाए अच्छा है। दुखी वृद्ध अपने शोकोन्माद में बैठा बक रहा था, परंतु वहां ईश्वर के अतिरिक्त उसकी बात सुनने वाला कौन था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।